हेलो एवरीवन। मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिवीजन और वैल्यू एडिशन चल रहा है उसमें ये लास्ट क्लास है। इसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ों को कवर करवा दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसकी पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको दे दूंगा, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ध्यान से इन सारी इवेंट्स को याद रखिएगा। इसमें जो भी मैं आपको बुक्स के नाम बताऊंगा उनको एग्जैक्टली आपको याद रखना है कि किसके द्वारा वो लिखी गई है। इस सबसे पहले है द अल्फ़ाबेट। द अल्फ़ाबेट डेविड ड्रिंजर की है। डेविड ड्रिंजर की है द अल्फ़ाबेट। इसके बाद में है द प्राउडेस्ट डे, ये है एंथोनी रीड और डेविड फ्रिशर की। इसके बाद आती है जनरल कॉल की द अनटोल्ड स्टोरी। इसके बाद में आती है B.S. मिन्हास की प्लानिंग एंड द पुअर। इसके बाद में है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये है नीरद सी चौधरी की। इसके बाद में है इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन, ये है V.S. नाइपॉल की। देन है एटर्नल इंडिया, ये है इंदिरा गांधी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, ये है फेयर सर्विस की। इसके बाद में है भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ये J.P. नारायण के ऊपर थी और ये देवा सहायम के द्वारा लिखित है। इसके बाद में है गांगुली की इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी। इसके बाद में है मैकलेन की इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। मैकलेन की है इंडियन नेशनलिज्म एंड अर्ली कांग्रेस। इसके बाद में है स्लीमैन की, क्या नाम था इसका नाम था जर्नी टू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर ऑफ 1849 टू 1850। इसके बाद में आपकी आती है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये है लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर की है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद में है बिपिन चंद्रा की मेरे जीवन और समय की यादें। इसके बाद में है श्यामलाल पार्षद का झंडा गीत, इन्होंने झंडा गीत की रचना की थी श्यामलाल पार्षद ने। इसके बाद में है लैंडमार्क्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नेशनल डेवलपमेंट हुआ है उसमें लैंडमार्क कौन कौन से थे, तो ये है गुरुमुख निहाल सिंह की। इसके बाद में आती है प्रिजन डायरी है J.P. नारायण की। इसके बाद में बात आती है अ पैसेज टू इंडिया, ये है E.M. फॉस्टर की है अ पैसेज टू इंडिया। इसके बाद में है M.N. रॉय की वैनगार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है M.N. रॉय। इसके बाद आती है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये है श्री अरविंद की। देन है गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। सरोजनी नायडू की है ब्रोकन विंग एंड गोल्डन थ्रेशोल्ड। इसके बाद में है नेहरू की मेरी कहानी। फिर है कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस, ये है G.N. नटेशन की। देन आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज, ये है जॉर्ज ब्रॉक की। आगे चलता हूँ। इसके बाद में कुछ मेन और ऐसे संप्रदाय हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक क्षण संप्रदाय, ये किसका था, ये था शंकरदेव का। मध्य गौड़ीय संप्रदाय से किसका रिलेशन है, चैतन्य का। ईश्वर को अकाल पुरुष किसने कहा है, गुरु नानक ने। गुरु नानक का कहना था कि ईश्वर अकाल पुरुष है। इसके बाद में बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी, आशिका की रचना की थी और नूर सिपिहर की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। दोहरा गुंबद सिकंदर लोदी अन्य के ऊपर कर समाप्त कर दिया था। सिकंदर लोदी के बारे में याद रखिएगा कि अन्य के ऊपर इसने कर समाप्त कर दिया था। दोहरा गुंबद भी आपको देखने को मिलता है सिकंदर लोदी के में। इसके अलावा इस इब्राहिम आदिल शाह, याद रखिएगा इसी के समय, यानी कि इब्राहिम आदिल शाह के समय फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता की रचना की थी, इब्राहिम आदिल शाह के समय। इसके बाद में वजारत तुगलक के समय। एक बात और याद रखिएगा, जो इब्राहिम आदिल शाह हैं इनको जगतपुरी भी कहा जाता है। इसके बाद में इंशा का मतलब होता था सरकारी पत्र व्यवहार, यानी कि इंशा टर्मिनोलॉजी होती थी, टर्म है इंशा, तो इंशा का मतलब होता था सरकारी पत्र व्यवहार। इसके बाद में रिसालत बोलते थे धार्मिक मामलों को, मतलब जो धार्मिक मामले का डिपार्टमेंट होता था उसको रिसालत बोला जाता था। इसके बाद में दीवाने रियासत जो होता था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ करता था और बाजार नियंत्रण का विभाग होता था। ये बाजार नियंत्रण का, यानी कि मार्केट रिफॉर्म्स जो लाया था अलाउद्दीन खिलजी, तो वो इसमें आती थी दीवाने रियासत में, अलाउद्दीन खिलजी का था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो बुक्का वन था, आपको पता है ना हरियर और बुक्का थे विजयनगर एम्पायर में, तो जो बुक्का वन था उसने चीन के पास अपना राजदूत भेजा था। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, उसके बारे में याद रखिएगा। 1565 में, यानी कि 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये बहमनी और विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट हुआ था। इसमें बहमनी जीत गए थे। इसका जो वास्तविक क्षेत्र था, जो एक्चुअल लोकेशन थी, वो राक्षसी और तांगड़ी इस जगह पर था। और इसमें कौन कौन थे और कौन कौन मारे गए थे, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें सदाशिव राय और राम राय ये लोग थे और ये मारे गए थे। किसके द्वारा मारे गए थे, हुसैन निजाम शाह के द्वारा। तो इसमें कौन जीता था, बहमनी जीते थे, हुसैन निजाम शाह ने हराया था। विजयनगर एम्पायर के में हारे थे। विजयनगर एम्पायर में सदाशिव राय और राम राय जो थे ये मारे गए थे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि देवराय 2 के समय अब्दुल लज्जा का आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
एंड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2023 में भी आया था। देवराय टू के समय अब्दुल रज्जाक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेवलर था ये। इसके बाद में बलबन ने सैन्य विभाग बनाया था, उसका नाम दीवाने अर्ज था। बलबन ने जो सैन्य विभाग डेवलप किया था, जो बनाया था, उसको एस्टेब्लिश किया था, उसका नाम था दीवाने अर्ज। इसके बाद में फिरोज तुगलक की बात की जाए तो आपको पता है फिरोज तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, चाहे वो आरओ यारो हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो। तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया लगा दिया था। इसके साथ में सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, यानी कि दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगा दिया था। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो खातौली का युद्ध था वो 1518 में हुआ था और इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद में आप बात करोगे बहमनियों से गोवा को किसने छीना था, तो बहमनियों से गोवा को हरिहर टू ने छीना था और हरिहर टू की ही उपाधि थी महाराजा धीराज। हरिहर टू की उपाधि थी महाराजा धीराज। इसके बाद में आप बात करोगे कृष्णदेव राय के बारे में, तो कृष्णदेव राय के टाइम पे डोमिंगो पायस आया था, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है ये, ट्रैवलर है ये, और ये पोर्टुगीज था। तो आपको ये याद रखना है कि ये पोर्टुगल का था। डोमिंगो पायस इसका नाम था और ये कृष्णदेव राय के समय आया था। इसके बाद में बात करो कृष्णदेव राय जो थे ये संस्कृत और तेलुगु के नोयर थे, मतलब उसके बारे में इनको अच्छा खासा ज्ञान था, बहुत विद्वान माने जाते हैं ये संस्कृत और तेलुगु के। और इसके अलावा इन्होंने स्वरोचित संभव और मनुचरित इनकी रचना की हुई थी। आप आगे चलोगे तो आप देखते हो कि तुगलक वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो नासिरुद्दीन महमूद था। इसकी जो सीमा हुआ करती थी, जो बॉर्डर हुआ करता था, वो दिल्ली से लेकर के पालम तक हुआ करता था। तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, नासिरुद्दीन महमूद, नाम याद रखना है आपको। और इसका जो बॉर्डर था, इसकी जो सीमा थी वो दिल्ली से लेकर के पालम तक थी। इसके बाद में आप बात करोगे कीर्ति स्तंभ की, तो कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो जैता ने किया था। जैता और कुंपा आपने नाम सुना होगा, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था। प्रशस्तिकार की अगर आप बात करें तो प्रशस्तिकार इसके अभि और महेश थे, ये दोनों नाम याद रखिएगा, अभि और महेश ये प्रशस्तिकार थे। और जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो जैता ने किया था। इसके बाद में आप बात करें बैहाकी की, बैहाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। इसके बाद आप बात करें फरिश्ता की, मैंने आपको अभी बात जब इब्राहिम आदिल शाह की बात की थी तो मैंने आपको फरिश्ता के बारे में बताया था कि इसने तारीख ए फरिश्ता की रचना की थी। इसी ने गुलशन ए इब्राहिम की रचना भी की थी, गुलशन ए इब्राहिमी की, क्योंकि ये इब्राहिम आदिल शाह के समय था इसलिए उसने ऑब्वियसली इसके बारे में बात की थी। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो गजनवी के समय, जो मोहम्मद गजनवी की हम लोग बात करते हैं, उसके समय कौन कौन से मेन पर्सनैलिटीज थी उस टाइम पे, तो उसमें उतबी हुआ करता था, अलबरूनी हुआ करता था, बैहाकी हुआ करता था, फरिश्ता हुआ करता था। इसके अलावा ये कुछ और 4-5 नाम है जो आपको नॉर्मली सुनने को नहीं मिलते हैं, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। इसमें एक है उजारी, एक है तुसी, एक है उनसुरी, एक है फारूकी और एक है असजदी। बाकी जो ये वाले नाम है ये आपको सुनने को मिलते रहते हैं। उतबी हो गया, उतबी की रचनाएं आप देखने को मिलती हैं आपको। अलबरूनी के बारे में आप बहुत ज़्यादा देखते हो क्योंकि इसने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। देन बैहाकी हो गया, फरिश्ता हो गया। इसके बाद में आपको याद रखना है कि जो गौरी था, मोहम्मद गौरी, उसका दास था, उसका स्लेव था कौन, बख्तियार खिलजी। इसके बाद में आप बात करते हो कुतुबुद्दीन ऐबक की, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था ये, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर ए आखूर का पद गौरी के द्वारा मिला था, यानी कि गौरी ने इसको ये पद, ये पोस्ट जो है वो डेजिग्नेट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ममलूक सुल्तान था, ममलूक सुल्तान इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, हमेशा मलिक या सिपहसालार ही खुद को कहलाना ये पसंद करता था। ये इसके बारे में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी है वो लाहौर थी। ये 5 मोस्ट बेसिक फैक्ट हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ये आपको रटे होने चाहिए। इसके बाद आप आगे चलते हो तो आप देखते हो कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। मंगलों से बचने के लिए इसने परमानेंट आर्मी का सेटलमेंट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे, इसमें एक था गृह कर, एक था चराई कर। ये दोनों कर आपको याद रखने हैं, गृह कर, चराई कर। इसके बाद में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आज की तारीख में आप जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली देखते हो ना, ये जो राशन बंटता है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उसके बाद में आप आगे आओगे तो आप देखोगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की जो कैपिटल है वो दिल्ली थी, सबसे पहले आपको याद रखना है। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा और यलदौज को हराया था, ये दूसरा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसने इसी के टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज खान आया था। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चहलगानी बनाया था, तुर्कान ए चहलगानी इसी ने बनाया था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसको बनाया था, मलिक जानी को। कुतुबुद्दीन ऐबक से सर ए जहांदार की उपाधि किसको मिली थी, इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक से सर ए जहांदार की उपाधि इल्तुतमिश को मिली थी। ये पहले बदायूं का सूबेदार हुआ करता था, ये जो इल्तुतमिश है ये पहले बदायूं का सूबेदार था। इसके बाद में इसको गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है 16 या 17 के टाइम पे, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था कि गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को।
इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। उसके अलावा इसने सुल्तान ए आज़म की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आज़म की उपाधि धारण की थी और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद में खलीफा से सर्टिफिकेट, इसको खलीफा से सर्टिफिकेट मिला था इल्तुतमिश को, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद में इसने अपने कॉइन्स पर टकसाल लिखवाना स्टार्ट कर दिया था, जो टकसाल होती है उसका नाम लिखवाना स्टार्ट कर दिया था अपने सिक्कों पर इल्तुतमिश ने। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। इसमें जो टंका होता था वो चांदी का होता था और जो तांबे का होता था, तांबे का जो बना हुआ होता था वो जीतल होता था, उसको जीतल बोला जाता था। इसके बाद में आप बात करोगे गयासुद्दीन बलबन की। गयासुद्दीन बलबन की आप बात करोगे तो इसने सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा इसको स्टार्ट किया था। किसको स्टार्ट किया था? सिजदा प्रथा और पैबोस प्रथा। पैबोस होता है, बहुत से लोग जानते होंगे। सो बलबन ने स्टार्ट किया था ये। इसके अलावा जो नौरोज़ का त्यौहार होता है वो भी बलबन ने स्टार्ट किया था। जिले इलाही स्टार्ट किया था इसने, जिले इलाही कहलवाना। इसके अलावा तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया था। तुर्कान चहलगानी को ख़त्म किया था। शुरू किसने किया था? अभी आपने पढ़ा कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन ख़त्म किसने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। और इसके बाद में ये खलीफा का सहायक माना जाता है। खलीफा का सहायक इसने खुद को कहलवाना पसंद किया। इसके बाद में जो गयासुद्दीन बलबन है, इसकी कुछ कुछ उपाधियाँ थी, उसने कुछ कुछ टाइटल ले रखे थे। तो उसमें एक आता है उलूग खां, उसके अलावा आता है बहाउद्दीन। इसके अलावा इल्तुतमिश के समय, यानी कि जब इल्तुतमिश का टाइम चल रहा था उस टाइम पर गयासुद्दीन बलबन खसदार था। उसके बाद में जब रजिया का टाइम आया, रजिया सुल्तान का टाइम आया, उस समय ये अमीर ए शिकार के पद पर आ गया था। उसके बाद में जब बहराम शाह सुल्तान बना, तो बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद में इसको अमीर ए अखूर का पद मिला। उसके बाद में इसको हांसी की सूबेदारी भी मिली, हांसी की सूबेदारी भी इसको मिली गयासुद्दीन बलबन को। उसके बाद में बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन से करवा दी थी। इसके बाद में इसीलिए इसने उलूग खां उर्फ नायब ए ममलिकात की उपाधि धारण की। रक्त लौह की जो नीति है, जो कि बहुत पॉपुलर है, वो बलबन की ही है। इसके अलावा इसने दो थ्योरी निकाली थी, दो थ्योरी थी जिसमें ये बिलीव करता था। उसमें एक थी कि जो सुल्तान है वो ईश्वर का रूप होता है। इसके अलावा दूसरा इसका मानना यह था कि जो सुल्तान है वो एक निरंकुश रूलर होना चाहिए, वो एकदम टायरेंट टाइप का होना चाहिए, किसी की बात ना सुने, कुछ ना सुने, जो उसको समझ में आए वही करे। तो ऐसा इस चीज़ में ये बिलीव करता था। इसके अलावा इसने काफ़ी सारे दुर्गों का निर्माण कराया था।